ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में है यूएस। पहली बड़ी खबर अमेरिका के हवाले से आ रही है। ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में है अमेरिका। 2 B-1 बॉम्बर से ईरान पर हमलों की है तैयारी। तो ईरान पर फ्रेश अटैक, बड़े अटैक करने की तैयारी है। इसमें B-1 सीरीज के बॉम्बर्स को एंगेज करने की तैयारी है। 2 B-1 बॉम्बर से ईरान पर होने वाले हैं बड़े हमले। यूएस की है बड़ी तैयारी नए हमलों की। तो तस्वीरें भी सामने आई है किस तरह से B-1 बॉम्बर्स को रेडी किया गया और बड़े धमाके। सवाल यह है कि टारगेट पर क्या होगा। इसके पहले भी B सीरीज के बॉम्बर्स को कैसे इस्तेमाल किया यूएस ने और बड़े धमाके किए, बड़े हमले किए हैं। बड़ा नुकसान ईरान को, तेहरान को पहुंचाया गया है। अब देखिए ये तैयारी चल रही है, तस्वीरें भी सामने आई हैं। 2 B-1 बॉम्बर से होने वाला है बड़ा हमला। वहीं इजरायल में ईरान का विध्वंसक प्रहार, हमले जारी हैं। नेगेव में ईरान का क्लस्टर बॉम्ब गिरा। इजरायल के नेगेव में जोरदार धमाका और क्लस्टर बॉम्ब का किया गया है इस्तेमाल। ये देखिए धमाके से जुड़ी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। नेगेव इलाका जहां ईरान का अटैक जारी है और स्ट्रैटेजिकली हमले क्यों हो रहे हैं, क्योंकि अब परमाणु सेंटर जहां पर हैं वहीं हमले किए जा रहे हैं। नेगेव की ये तस्वीर देखिए, क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया धमाके के लिए। और इधर इराक में यूएस की भीषण बमबारी, मिलिशिया पर यूएस ने ये बमबारी की है। बमबारी के बाद जोरदार धमाका हुआ है। इराक की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहां पर ईरान समर्थित मिलिशिया लगातार यूएस को टारगेट करने की कोशिश करते रहे हैं। ऐसे में यह बड़ी कार्रवाई की गई है इराक में अमेरिका की तरफ से। इराकी मिलिशिया पर अमेरिका ने की है बमबारी। वहीं बगदाद में यूएस दूतावास के पास भी हमला हुआ। ईरानी ड्रोन हमले के बाद विस्फोट, दूतावास के पास धुआं नजर आया है। बगदाद में यूएस दूतावास के पास हमले की ये तस्वीरें देखिए। धमाके के बाद आसमान में धुआं छा जाता है। ईरानी ड्रोन से हमला। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बगदाद में ये पहला हमला नहीं है। यूएस एम्बेसी पर हमले जारी हैं और यूएस दूतावास के पास ईरान ने ड्रोन अटैक किया, जिसके बाद धमाका होता है और धुएं का गुबार तस्वीरों में देखा जा सकता है। तो ईरान के हमले जारी हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। शाहिद ड्रोन से अटैक जारी हैं। यूएस एम्बेसी के पास ईरान के हमले की ये ताज़ा तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। धुआं आसमान में छा जाता है। इसके अलावा बहरीन में अमेरिकी बेस पर ईरान के हमले जारी हैं। इजरायल की बात करें तो तेल अवीव पर हमले हो रहे हैं। भारी नुकसान यहां पर, जेरूशलम में भारी नुकसान। इसके अलावा बगदाद की ये तस्वीरें जहां यूएस एम्बेसी के पास ईरान ने हमले किए हैं। तो खाड़ी देशों में भी जो यूएस एम्बेसी है, यूएस बेसिस है, नेवल बेसिस है, वहां पर ईरान के हमले जारी हैं और भारी तबाही मचाई जा रही है। तो एक तरफ अमेरिका के हमले जारी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से बयान भी दिया गया है। चेतावनी दी गई है कि अगले 48 घंटे में भारी नुकसान ईरान में पहुंचाया जाएगा। दूसरी ओर ईरान की तरफ से भी विध्वंस मचाया जा रहा है, क्योंकि ईरान के हमले भी जारी हैं। एक तरफ अमेरिकी युद्ध मंत्री का बयान कि और भी ज्यादा नुकसान ईरान को होगा। नेवी को खत्म किया गया है, एयरफोर्स को खत्म किया गया है। उसके बाद भी B-2 बॉम्बर ने उड़ान भरी है, जो बताता है कि अमेरिका के हमले और तेज होने वाले हैं। और दूसरी ओर ईरान की तरफ से कैसे तबाही मचाई जा रही है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं बगदाद की तस्वीरें। और देखिए इजरायल में अभी अभी ईरान का अटैक हुआ है, उसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। इजरायल के नेवातीम बेस पर हमला किया गया है। ईरानी मिसाइल हमले का वीडियो भी सामने आया है। तो हमला इजरायल पर लगातार जारी है और जो नेवातीम पर हमला हुआ, नेवातीम बेस पर, उसकी तस्वीरें भी सामने आई है। ईरानी मिसाइल कैसे इस बेस को हिट करता है, उसकी तस्वीरें। इधर ईरान में यूएस इजरायल के हमले
जारी है। तेहरान में कई स्थानों पर धमाकों की आवाज सुनी गई है। यूएस इजराइल की बमबारी से विस्फोट हुए हैं। तो तस्वीरें आपको दिखाते हैं, ये देखिए तस्वीरें। तेहरान में कई जगह धमाके हुए हैं। तेहरान जहां इजराइल और यूएस का ऑपरेशन जारी है, यहां हमले जारी हैं। तेहरान में कई जगह धमाके हुए हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए धमाकों के बाद धुआं दिखाई दे रहा है। तेहरान में तबाही मचाई जा रही है। इसके अलावा जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पर हमले हो रहे हैं। ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए जा रहे हैं। तेल डिपो पर अटैक हो रही हैं। और देखिए बड़ी खबर है इजराइल के नेगेव से। नेगेव में विध्वंसक हमला हुआ है। ईरानी हमलों से दहला नेगेव। नेगेव में दिखी आग की लपटें। नेगेव में ही है डिमानो एटमी प्लांट और यहां पर हमला हुआ है जिसकी तस्वीरें सामने हैं। नेगेव में ये हमला अपने आप में कई सारे संदेश देता है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया। एटमी खतरे के इस जंग में शामिल होने का क्या उसका यह पहला बड़ा संकेत है। और इजराइल ने नेगेव पर हमला किया तो यहां ईरान ने नेगेव पर हमला किया तो इजराइल ने बुशहर को निशाना बनाया है। बुशहर में ईरान का परमाणु केंद्र है। इजराइल ने मिसाइल के जरिए बुशहर पर हमला किया है। नेगेव में लगातार हमले जारी हैं। ईरान पर भी अब अटैक किए जा रहे हैं। इजराइल ने मिसाइल के जरिए बुशहर पर हमला किया, जिस बारे में हम चर्चा भी कर रहे थे। हमले से क्या बुशहर परमाणु केंद्र को नुकसान हुआ है, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। हालांकि कुछ इमारतों से धुआं निकलता जरूर नजर आया है। और देखिए ईरान का यूएस इजराइल पर जवाबी हमला। ईरान ने एक साथ कई ड्रोन्स दागे हैं। IRGC ने जारी किया ड्रोन लॉन्च का वीडियो और इन तस्वीरों को जारी करके इस हमले का दावा किया गया। तो इजराइल के बुशहर में हमला किया तो ईरान ने नेगेव पर हमला किया। ये दोनों जगह बहुत ही अहम है। दोनों जगह दोनों देशों के परमाणु केंद्र हैं। आपको बताते हैं कि परमाणु केंद्र वाले शहरों पर इन हमलों के क्या अर्थ हैं, इसके क्या मायने हैं। तो मध्य पूर्व में एटमी संग्राम का खतरा, इजरायली अटैक और ईरानी अटैक, दो हमले हुए हैं अलग अलग जगहों पर। इजरायल ने बुशहर यानी ईरान के परमाणु केंद्र पर हमला किया। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने जो हमला किया वो नेगेव में हमला किया, जहां पर परमाणु रिसर्च सेंटर है और उसको निशाना बनाया है। बुशहर परमाणु केंद्र की बात करें तो ईरानी परमाणु कार्यक्रम का ये बड़ा प्रतीक है और इसको टारगेट किया गया है इजरायल की तरफ से। फारस की खाड़ी के तट पर यह मौजूद है जिसे निशाना बनाया गया इजरायल की तरफ से। परमाणु ऊर्जा परियोजना का यह अहम हिस्सा है। इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है और 40 से 150 मेगावाट क्षमता का रिएक्टर नतांज परमाणु रिसर्च सेंटर पर है, यानी कि यहां से का एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। प्लूटोनियम उत्पादन होने की भी संभावना यहां से जताई जाती है। इजरायल की परमाणु शक्ति का ये केंद्र है नतांज, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जिसको टारगेट किया गया है। बड़ी बात यह है कि परमाणु केंद्रों पर हमले से बड़ी तबाही का खतरा मौजूद है और इस खतरे की वजह से ही ये अंदेशा जताया जा रहा है कि क्या अब इस युद्ध में परमाणु खतरे को इन्वॉल्व माना जाए, क्योंकि जिस तरीके से ये हमले हो रहे हैं ये बड़ा संकेत है। सीधे चलेंगे, मनीष हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, साथ ही स्टूडियो में इस वक्त मेजर जनरल संजय सोई, डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए, नेवल कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ है। मनीष के पास सबसे पहले चलेंगे। मनीष, हम जानना चाहेंगे एक तो ये कि जो ताज़ा हमले हुए हैं इजरायल के ऊपर, उसमें कितना नुकसान हुआ है, क्या असेसमेंट किया जा रहा है, क्योंकि आप भी मौजूद रहे जब ये हमले हुए, और दूसरा ये कि जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है इजरायल की, क्या उसको कोई नुकसान पहुंचा है, क्योंकि जिस तरीके से नेगेव में अटैक किया गया और जिस तरीके से वो तस्वीरें हमें नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है कि ईरान की हिट लिस्ट में ये भी शामिल है। बिल्कुल रवि, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस वक्त जब इजराइल में 5:30 बजे सुबह का वक्त है और बीते 24 घंटे में 7 राउंड ईरान की तरफ से यहां पर मिसाइल से और ड्रोन से हमले हुए हैं, बल्कि रात में ही 2 बार बहुत बड़े बड़े लेवल पर हमले ईरान की तरफ से हुए हैं और उसकी वजह से हम सबको बिस्तर छोड़ बंकर में जाकर शरण लेनी पड़ी थी।
तो वैसी स्थिति में इसमें कोई संदेह नहीं कि इजराइल को भी काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है ईरान के मिसाइलों को रोकने के लिए। लेकिन अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक जिस नेगेव की आप बात कर रहे हैं, जहां पर कि इजराइल का डिमोना परमाणु प्लांट मौजूद है, और ईरान की तरफ से बार बार ये दावा किया जाता है जब भी इस लड़ाई का दौर चलता है कि हमने उनके नेगेव प्लांट को जो है सो टारगेट किया था और हमने उसको डैमेज पहुंचाया है। लेकिन अभी तक इजरायली अथॉरिटी ने ऐसी कोई जानकारी या इजरायली डिफेंस फोर्स ने ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है। और ऐसा भी नहीं है कि इजराइल इन सारी जानकारियों को छुपा के रखता है। अमूमन 95% केसेस में तो पूरी दुनिया से जो पत्रकार आए हुए हैं उन सबको इजाज़त भी होती है कि आप जाकर उन जगह पर जाकर रिपोर्टिंग कर सकते हैं जहां पर से हमला हुआ है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस वक्त ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि नेगेव प्लांट को कोई नुकसान पहुंचा है। और हो सकता है कि कमोबेश ये ईरान के दावे इसलिए हैं क्योंकि लगातार इजराइल और अमेरिका की तरफ से ईरानियन जो परमाणु प्लांट हैं उन सब को स्ट्राइक करने की कोशिश की जा रही है, या बहुत हद तक उनको नुकसान पहुंचाया जा चुका है, या फिर उनके आगे जो है सो यहाँ तक कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो ग्राउंड ट्रूप्स भेजकर उन प्लांट पर कब्जा करने के लिए भी विचार किया था। तो कुल मिलाकर हो सकता है कि ईरान पर जो स्ट्राइक की जा रहा है उसके दावे में वो नेगेव प्लांट पर हमले की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल मनीष, और वो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। मेजर जनरल संजय सोई सर, इन हमलों को कैसे देखा जाए, क्योंकि ये तो साफ है कि इजराइल और यूएस को ये लगा नहीं था कि जंग इतनी लंबी खिंच पाएगी, और अब जब हमले हो रहे हैं उससे प्रेशर बनाने की जो कोशिश की जा रही है वो भी साफ दिख रहा है। नेगेव और बुशर में हमले हुए। संजय सर। नहीं, बिल्कुल रक्ति जी, किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि ईरान इस प्रकार से 15 दिन तक लड़ाई जारी रखेगा। ये हमारी फ़ौज में सेइंग है कि लड़ाई आप शुरू कर सकते हैं पर उसका अंत कब होगा ये आप डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरी पार्टी भी एक लड़ने के लिए कितनी तैयार है इसका आपको अंदाज़ा नहीं है जो यहाँ पर नज़र आ रहा है। दूसरी बात ये कि ये जो अभी हम लोग का नया चरण शुरू हो गया है, न्यूक्लियर प्लांट पर पहले भी अमेरिका ने इजराइल ने हमले किए, अभी फिर हमले हो रहे हैं, क्योंकि उनका एक उद्देश्य है कि ईरान की न्यूक्लियर क्षमता को ख़त्म करना। ये एक सबसे बड़ा कंसर्न रहा है। दूसरा उनका उद्देश्य इस समय में चल रहा है कि जिस प्रकार से अमेरिकी प्रशासन ने उनकी लीडरशिप के ऊपर बड़े बड़े प्राइजेस घोषित कर दिए हैं, तो वो इस समय में जो उनके उद्देश्य लिखित उद्देश्य थे कि लीडरशिप को रेजिम चेंज करना, वो टॉप लीडरशिप को एक अगली लेयर को फिर ख़त्म करने का उनका उद्देश्य है। साथ साथ न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर हमले कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे मनीष जी बता रहे थे कि न्यूक्लियर प्लांट उधर हमले हो रहे हैं, यहाँ पर ईरान ने भी कोशिश की नागेव के ऊपर, ज़रूर फायर किया होगा नागेव की तरफ, कितना सक्सेस हुआ, कितनी मिसाइल रास्ते में गिर गई, ये एक सवाल पैदा होता है, क्योंकि वहाँ पर एयर डिफेंस और ज़्यादा मजबूत है और ज़्यादा लेयर्स हैं। तो यहाँ लेकिन खतरा एक यही है कि अगर इन प्लांट्स पर हमला होता है, सक्सेस हो जाता है कई बार भी, तो रेडिएशन का खतरा है। जो पूरा इलाका, हमें पता है चेरनोबिल किस प्रकार से हुआ था, हमें पता है किस प्रकार से जापान में सुनामी के बाद हुआ, हमने देखा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किस प्रकार से वो इलाके बिल्कुल रहने लायक नहीं रह गए सैकड़ों साल तक। ये हालात यहाँ पर हो जाएगी, और जिस प्रकार से ह्यूमैनिटी है, आम आदमी सबसे ज़्यादा सफ़र करेगा, जो हर युद्ध में होता है। आइए, ये एक पूरा संज्ञान ले रहा है, पूरी नज़र बनी हुई है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर एक किसी न किसी और तरीके से इन पर कंट्रोल किया जाए, इनको डैमेज ना हो। ये मैं यही बिल्कुल ये खतरा है। और जो कि युद्ध के शुरुआत की जो पहली बड़ी वजह थी वही थी कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर न बने, तो ऐसे में ये एक्सपेक्टेड था कि ऐसे हमले हों। लेकिन अब ये हमले चूंकि ओपनली हो रहे हैं, खुल के हो रहे हैं, तो खतरा और बढ़ गया है। और देखिए, सऊदी अरब पर ईरान का हमला और प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर मिसाइल अटैक किया गया। हमले में यूएस के 5 रिफ्यूलिंग विमान तबाह करने का दावा किया गया है। और विध्वंसक हमलों से ईरान दहला है। बुशहर में एक के बाद एक 7 धमाके हुए हैं। बुशहर में ईरान का एटमी प्लांट मौजूद है, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, और यहां पर हमले जारी हैं। इजराइल की तरफ से यहां हमले हुए हैं। 7 धमाकों की आवाज भी सुनाई दी गई है। और अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स का एक्शन। जी हां, अमेरिकी बेस से B-2 बॉम्बर्स ने उड़ान भरी है और अमेरिका की सेना ने जारी किया है इसका वीडियो। और अब बात बहरीन की करते हैं। बहरीन पर ईरान का हमला। अमेरिकी 5वें बेड़े के मुख्यालय पर अटैक हुआ है। जोरदार धमाकों से अमेरिकी सैन्य बेस दहल उठा है। ईरान के शाही ड्रोन ने भीषण तबाही यहां पर मचाई है। यूएस 5th फ्लीट पर
अटैक यहां पर हुआ है और आपको बता दें कि बहरीन में पहले भी अटैक हो चुके हैं। एक और धमाका यहां पर किया गया है। और बहरीन का ईरान पर हमला, ये बहुत बड़ी खबर है। बहरीन से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल और मिसाइल ने ईरानी शहर को निशाना बनाया है। ईरान ने बहरीन पर कई बड़े हमले किए हैं और बहरीन में अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा तैनात है जिसको टारगेट किया गया ईरान की तरफ से। और अब देखिए, पहली बार ऐसा हो रहा है कि गल्फ का कोई देश ईरान के ऊपर हमला कर रहा है। बहरीन की तरफ से ईरान पर मिसाइलें दागी गई। और इसी के साथ अरब से ईरान पर पहला अटैक। खबर क्या है? ईरान पर बहरीन का हमला। बहरीन पर तो ईरान के हमले जारी थे, लेकिन बहरीन ने ईरान पर अटैक किया और बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल इस हमले के लिए किया गया। हमले में यूएस की मदद संभव बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि भारी नुकसान इस दौरान पहुंचाया गया। ईरान ने बहरीन को कैसे दहलाया ये भी देखिए। 100 मिसाइलें और 190 ड्रोन से अटैक किए गए। हमले लगातार किए गए। और बहरीन को टारगेट क्यों बनाया गया, इसकी भी बड़ी वजह है। सबसे बड़ी वजह तो यही है कि यहां पर अमेरिका का बेस मौजूद है, यहां पर नेवल बेस मौजूद है, 5th फ्लीट है, तो लगातार इसको टारगेट किया जा रहा है। पहले भी ईरान ने कहा था कि वो देश जो अमेरिका के लिए एक अटैक का लॉन्चिंग पैड बन रहा है उनको हम टारगेट करेंगे। तो ऐसे में ये पहली बार हुआ है कि अरब कंट्री यानी कि एक तरीके से बहरीन की तरफ से, गल्फ कंट्री की तरफ से ईरान पर हमला किया गया। कैप्टन श्याम, ये जो एक मूव है ये कितना अहम है इस पूरे वॉर में? अभी तक हमने ये देखा, बहरीन हो चाहे दूसरे देश हो, वो डिफेंसिव थे, वो इस वॉर में इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे थे। वो कई देश तो ये भी कहते रहे कि भाई ईरान के साथ हमारा अच्छा सहयोग रहा है, लेकिन अब ये अटैक बहरीन ने कर दिया है। एक विंडो जो बंद था वो ओपन कर दिया। कैसे देखा जाए इस वॉर के नए डेवलपमेंट को? धन्यवाद रवि, जय हिंद, शनो वरुणा। सीक्वेंस ऑफ एक्शंस, पिछली लड़ाई में कतार पे अटैक और युद्ध बंद। इस बार की लड़ाई में ईरान ने सबसे पहले 8 देशों पे डायरेक्ट अटैक किया पहले ही दिन प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के बाद। यह पहला शिफ्ट था, यह पहला तरीका था ईरान का वॉर को डाइवर्सिफाई करने का। बड़ी जीत मानता हूं डिप्लोमेटिक में ट्रंप की कि इन सभी देशों को कंटेन करके रखा था उन्होंने और किसी की तरफ से भी कोई डायरेक्ट मिलिट्री रिटेलिएशन नहीं करने दिया। बहरीन में उनका नेवल फ्लीट का हेडक्वार्टर है, माइन सुपर्स के स्क्वाड्रन्स है वहां पे जिनकी जरूरत पड़ने वाली है हॉर्मुज में। तो बहरीन बड़ा जगह है उनके लिए स्ट्रैटेजिकली। यूनाइटेड नेशन में गुहार लगवाई उनकी तरफ से, ईरान के अटैक्स को मिडिल ईस्ट पे कंडेम कराया और तब जाके बहरीन को डायरेक्ट फायर में लेके आए हैं। इसको मैं एक बड़ा स्ट्रैटेजिक शिफ्ट मानता हूं ये जो वॉर हो रही है गल्फ में। तो ये जो बढ़ते हुए पानी गर्म गुबाल के साथ गल्फ की जो वाटर है उसमें एक नई दिशा मुझे दिखती है, क्योंकि बहरीन की जरूरत उन्हें पड़ेगी। यूएई की जरूरत ऑलरेडी उनके साथ पूरी तरह से खड़ा है, लेकिन मिलिटरली बहरीन की जरूरत बहुत ज्यादा है, क्योंकि नेवल एसेट्स की जरूरत पड़ने वाली है। आपको मैं बता दूं 11 मार्च को जापान से एम्फीबियस वारशिप्स के 3 शिप्स निकल चुके हैं, लेकिन इसमें 5000 मरीन। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि बहरीन के बाद क्या इन देशों की संख्या बढ़ने वाली है, क्योंकि और भी देश अंडर अटैक है। हमारे साथ कैलिफोर्निया से वरिष्ठ पत्रकार मंतोष शर्मा जुड़ चुके हैं। मंतोष जी, ये सारी बातें तो चल ही रही हैं, लेकिन ट्रंप के जो नए फ्रेश क्लेम्स हैं उसको लेकर वहां क्या माहौल है? वो कह रहे हैं ईरान की ताकत हमने खत्म कर दी, वो कह रहे हैं बहुत जल्दी सरेंडर करेगा। इसके अलावा ये भी वो कह रहे हैं कि कब तक ये वॉर चलेगा हमें नहीं पता। क्या ट्रंप जो है अपने बयान या अपनी पोजीशन इस वॉर को लेकर बदल रहे हैं, या फिर ट्रंप कंसिस्टेंट है अपनी पॉलिसी में ईरान को लेकर कि जब तक ईरान सरेंडर नहीं करता ये युद्ध जारी रहेगा? ट्रंप का जो अपना इमेज है वो इमेज के अनुसार बोल रहे हैं, एंड अमेरिकन पब्लिक ट्रंप को ट्रंप की तरह अब देखती है। तो एक डेटा दे दूं आपको, 60% से ज़्यादा लोग ये युद्ध के पक्ष में नहीं हैं, और सिमिलरली 60% से ज़्यादा इंडिपेंडेंट जो लोग हैं, जो नीदर रिपब्लिकन हैं नीदर डेमोक्रेट्स हैं, वो लोग काफ़ी नर्वस हैं ये वॉर से। तो ये लोग अब समा बना रहे हैं। तीसरी बात कि अभी तक ट्रंप के गवर्नमेंट नुमाइंदे लोग फेल कर गए हैं देश को समझाने में कि हम क्यों इस युद्ध में हैं।
वाई वी आर देयर और हमारा आउटकम क्या होने वाला है। कोई कोहेरेंट दिशा नहीं है इस पे। आउटकम पे ट्रम्प कुछ बोल रहे हैं, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस कुछ बोल रहे हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कुछ बोल रहे हैं, गवर्नर जो जनरल हैं कमांड के वो कुछ बोल रहे हैं कि अल्टीमेट आउटकम मेरा क्या है। तो काफ़ी कंफ्यूजन की स्थिति है और कोई ऐसा माध्यम नहीं अभी ट्रम्प की गवर्नमेंट से है कि देश की जनता को, अमेरिकन जनता को समझा सकें कि हम वहाँ क्यों हैं, वाई वी आर देयर। तो अभी ये कॉन्ड्रम है और समय इनके पास काफी। मंतोष जी, लेकिन इतने कारण ट्रंप ने गिनाया कि मुझ पर हमला, मुझे मारने की कोशिश, अमेरिका को नुकसान, मिडिल ईस्ट पर आपको आवाज आ रही है मेरी? मंतोष जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ। कई सारे कारण गिनाए कि मुझ पर हमला, मुझे मारने की कोशिश, अमेरिका को नुकसान, डेथ टू अमेरिका, मिडिल ईस्ट पर कब्जा, इजराइल को खत्म करने की कोशिश, ईरान का परमाणु हथियार बना लेना और अमेरिका पर हमले। ये सारे कारण तो गिनाए हैं ट्रंप ने। वजह क्यों नहीं मिल पा रही इस युद्ध की? नैरेटिव नहीं, जनता को नहीं विश्वास हो रहा है क्योंकि जिस प्लैंक पे वो जीत के आए थे उस प्लैंक से जस्ट अपोजिट ये है। दोनों बात खुद ही बोलते हैं। जैसे 6 महीना पहले जून में जो बोले कि हमने खत्म कर दिया परमाणु का पूरा चीज उनका, अब फिर वो परमाणु कहां से हिसाब में आ गए लड़ाई की। तो उनकी बातों अब ट्रम्प की बातें हो गई हैं। ये नैरेटिव सेट नहीं हो पा रहा है कि वाई वी आर देयर। और इसी के लिए ये रैंप कम करने के लिए आप देख रहे होंगे कि पिछले 3 दिनों से हवा बदली है, नैरेटिव बदलने की कोशिश हो रही है, ऑफ रैंप की बात हो रही है, दोनों दिशा में बातें चल रही है। हो सके भारत 1 महीना के बाद बड़ी भूमिका निभाए नेगोशिएशन में। बिल्कुल, कोशिश इसको लेकर जारी है सर। और हाल ही में जो दावा किया गया, बताया गया कि किस तरीके से ईरान अमेरिका में हमला कर सकता था, इस वजह से हमला किया गया। फिर आज ही ये दावा ट्रंप प्रशासन की तरफ से किया गया है कि इजराइल को तबाह ईरान करना चाहता था, इसलिए हमला किया। लेकिन वही बात बार बार यूएस प्रेसिडेंट अपनी पोजीशन बदल रहे हैं। एक और बड़ी खबर, यूएई में यूएस तेल टैंकर पर अटैक हुआ है। शारजाह में अमेरिकी तेल टैंकर पर हमले के बाद टैंकर में भीषण आग लग गई। तो यूएई में यूएस तेल टैंकर पर अटैक किया गया है और शारजाह में यूएस तेल टैंकर को तबाह किया गया। अब इससे जुड़ी ये तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर हैं। देखिए हमले के बाद कैसे टैंकर में भीषण आग लग जाती है और धुआं नजर आता है। यूएई में लगातार हमले जारी हैं। इस बार यूएस तेल टैंकर को टारगेट किया गया है। शारजाह में यूएस तेल टैंकर तबाह कर दिया गया। और ईरान की धमकी के बाद पेंटागन अलर्ट पर। खार्ग हमले के बाद ईरान ने धमकी दी, हॉर्मुज में अमेरिकी शिप पर अटैक का डर है। ट्रंप ने हॉर्मुज में शिप को सुरक्षा देने की बात की थी, हॉर्मुज के में जहाजों को सुरक्षा देने की बात की थी। और आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं एलपीजी की किल्लत से हो रही परेशानी की। अब बात मिडिल ईस्ट में जंग से पैदा हुए संकट की। तो भारत में इसका असर दिखाई दे रहा है। देश में तेल और गैस सिलेंडर के लिए कई स्थानों पर लंबी कतार नजर आ रही है। तेल और गैस की सप्लाई पर भारत सरकार ने बयान भी दिया है। वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं जो लखनऊ, भोपाल और हरियाणा से सामने आई हैं। देश में तेल गैस की किल्लत नहीं है, ये पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से कहा गया। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि अफवाहों पर ध्यान ना दें लोग, जनता से पैनिक खरीदारी नहीं करने की अपील की गई। और ये तस्वीरें आप देख रहे थे। हमारे साथ हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। दिल्ली से संवाददाता विवेक शर्मा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लखनऊ से अभिजीत ठाकुर आपको जानकारी देंगे और भोपाल से संवाददाता शुभम गुप्ता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले भोपाल का रुख कर लेते हैं। भोपाल की बात करें शुभम, तो वहां पर फिलहाल क्या स्थिति है? क्योंकि पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से तो साफ कह दिया गया है कि पैनिक की सिचुएशन है ही नहीं और अफवाहों पर लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन ग्राउंड की बात करें तो वहां पर कैसे हालात? शुभम। प्रगति, भले ही सरकार ये बात कह रही हो कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, मगर ग्राउंड पर रोज़ाना ही हम आ रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। रोज़ाना आ रहे हैं और रोज़ाना लाइनें जो है वो लंबी होती जा रही है, कतार लगातार बढ़ती जा रही है। कल अगर 400 लोगों की लंबी लाइन थी तो आज ये लाइन बढ़कर 800 लोगों की हो गई है। ये सिलेंडर रखे हुए हैं, गाड़ी का इंतज़ार हो रहा है कि गाड़ी यहाँ पर आएगी और उसके बाद आम लोगों को सिलेंडर मिलेगा। अब ये आप देख रहे हैं कि जहाँ पर
जहाँ पर गाड़ी आना है। अब दूसरी ये कतार आप देख रहे हैं, सड़क तक जो है ये चलती जा रही है और ये लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि तकरीबन अब 1 किलोमीटर की ये लंबी कतार होने जा रही है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं, बैठे हुए हैं अपनी बारी आने का। अब ये देखिए, ये ग्राउंड है और ये ग्राउंड भी अब छोटा पड़ गया है। इस ग्राउंड से बाहर जाना पड़ रहा है और तब जाकर जो है ये देख लीजिए आप कहाँ तक ये लाइन जा रही है। और इसके बाद से अब ये लंबी कतार जो है वो आम रास्ता जो है सड़क का है, वहाँ तक चलती जाएगी। लोगों से बातचीत कर लेते हैं। आप बताएं, कब से खड़े हैं, मिलेगा भी सिलेंडर या नहीं? पता नहीं साहब, अभी तो गाड़ी का पता ही नहीं है कितनी देर में आएगी। 1 घंटा तो हो गए हैं खड़े हुए। ठीक है, आप बताएं, आपसे बातचीत करते हैं, कितनी देर से खड़े और उम्मीद लग रही है कि मिलेगा आप लोगों को सिलेंडर? से आके खड़े लोगों तो और 5-5 बजे से आके खड़े हैं। कल भी खड़े थे 12 साढ़े 12 बजे तक, आई नहीं। अब आज पता नहीं आती कि नहीं आती, इतने परेशान हो रहे हैं। आज भी आती या नहीं आती गाड़ी, क्योंकि उम्मीद कम है। आप बताएं भाई साहब, उम्मीद है कि सिलेंडर मिलेगा आज? सर मुझे तो नहीं उम्मीद कि मिल जाए, क्योंकि 200 के बाद मेरा नंबर है। कल दिन भर खड़े रहे, कल सुबह से, कल भी गाड़ी नहीं है, आज भी खड़े हैं। अब आती है। हम देख रहे हैं कि लोग घर बार अपना जो नौकरी ये सब छोड़कर छुट्टी लेकर आ रहे हैं सिलेंडर लेने। हाँ सर, 2 दिन से काम पे ही नहीं गए हम तो। कल सुबह 8 बजे आए थे, 12 बजे गए। आज भी सुबह से बैठे हैं 6 बजे से, और यहाँ इतनी लंबी भीड़ है कि अब 300-400 सिलेंडर आएंगे, कतार तो हम 1000 से ज़्यादा सिलेंडर्स के देख रहे हैं। तो क्या करें सर, अब ये सब घर में तो अब घर की महिलाएं, बिल्कुल शुभम, ये तस्वीरें बता रही हैं। लोग जो है कल भी आए, आज भी आए, उम्मीद उनको है कि शायद आज मिल जाए, ये स्थिति है। भोपाल की तस्वीरें शुभम दिखा रहा है। चलते हैं दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली। विवेक शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हैं। साथ ही लखनऊ से देखिए अभिजीत ठाकुर भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। लेकिन सबसे पहले दिल्ली चलते हैं। विवेक, दिल्ली में लाइनें कितनी लंबी दिख रही हैं? लोगों को क्या बताया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है? देखिए, सरकार की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से तो कहा जा रहा है कि किल्लत नहीं है, सबको मिलेगा, पैनिक में ना आए। लेकिन ग्राउंड पर क्या दिखाई दे रहा है, तस्वीरों के माध्यम से जरा बताइए। देखिए, लगातार तीसरे दिन मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। ये झंडे वाला इलाका है और यहाँ पर सुबह से ही लोगों की लाइनें जो है वो लगनी शुरू हो चुकी होती है। आप देखेंगे तस्वीरों में कि काफ़ी तादाद में लोग जो है वो आपको यहाँ पे लाइनों में लगे हुए नजर आएंगे। कई लोग कहना है कि सुबह 4 बजे से ये लोग लाइन में खड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक इनका नंबर नहीं आया है, इंतजार कर रहे हैं अपने नंबर का। कई लोग ऐसे जो जिनका ये कहना है कि पिछले 2-3 दिनों से यहाँ पे आ रही है, लेकिन सिलेंडर हाथ नहीं लग रहा है। कुछ लोगों का ये कहना है कि वो बुकिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बुकिंग नहीं हो रही है। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि उनके पास मैसेज आ चुका है, लेकिन उन्हें सिलेंडर नहीं मिला है। लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार किस तरह की परेशानियों का इन्हें सामना करना पड़ रहा है। मैम, आप कब से यहाँ पे खड़े हैं और किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? सुबह 4 बजे के आए मैम, हम परेशान हो रहे हैं। पता नहीं कब तक आएंगे, 10 बजे तक आएंगे, कितने बजे तक आएंगे। हम चाह रहे हैं हमें सिलेंडर मिल जाए, हम घर चले जाएं। और बुकिंग भी नहीं हो रही है, सारे वो ब्लॉक कर रखे हैं। आपको किस तरह की दिक्कत हो रही है? कितने बजे आए हो? सुबह 5 बजे आए हैं, 5 बजे से खड़े हैं लाइन में। सिलेंडर नहीं मिला तो तंगी तो हो रहे हैं खाने पीने से। तो आप सुबह कितने बजे से खड़े हैं? 5 बजे से खड़े हैं। 5 बजे खड़े हैं। बुकिंग कराने की बात भी, सिलेंडर घर नहीं पहुँचा है मेरा। बुकिंग कब कराई थी आपने? होली से पहले की, देखो होली से पहले बुकिंग कराई थी। हाँ, सिलेंडर घर नहीं पहुँचा। सिलेंडर नहीं पहुँचा। आप सुबह कितने बजे? सुबह 4 बजे के हैं लाइन में लगे हुए, अभी तक कोई सिलेंडर ही नहीं आया है। बुकिंग भी करा दी हमने काफ़ी टाइम से। कब बुकिंग कराई थी? हमने 18 तारीख के बाद कराई है। नहीं मिला। देख सकते लोगों का ये कहना है कि उन्होंने बुकिंग कराई है लेकिन सिलेंडर नहीं मिला। कुछ लोगों का कहना है कि ऑनलाइन बुकिंग कराई थी, कराने की कोशिश कर रहे थे लेकिन हो नहीं रही है। कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सुबह कितने बजे खड़े हैं? सुबह 5 बजे से लाइन में लगे हुए हैं। परेशानी किस तरह की हुई है? ये परेशानी है इसलिए जी, इसलिए अब घर पे एकदम सिलेंडर ख़त्म हो गया अचानक। अब इन्हों को हमारे DC नंबर आए हुए हैं, अब तक कुछ भी इनका रेफरेंस नहीं आ रहा, ना ये सिलेंडर दे रहे। अब हम लोग सुबह 5 बजे से आके लाइन में लगे हुए हैं। बराबर में देखो ऑफिस खुल चुका है और यहाँ पर अभी तक देखो टाइम देख सकते हो आप क्या होने वाला है, और अभी तक इनका ऑफिस बंद पड़ा हुआ है। क्या कह रहे हैं? बुकिंग होनी थी भाई साहब, नहीं हो रही। बिल्कुल विवेक, का बातचीत जारी रखिएगा। दिल्ली में देखिए पैनिक तो है ही लोगों के बीच। लखनऊ का रुख कर लेते हैं। अभिजीत, यूपी सरकार की तरफ से भी लोगों से अपील की गई है कि वो घबराएं ना, अफवाहों पर यकीन ना करें, लेकिन लोगों के बीच अलग ही हालात देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जिन घरों में सिलेंडर खत्म हो गए हैं वहां पर तो सिलेंडर समय पर नहीं पहुंच रहे हैं। यही वजह है कि लोग परेशान हैं।
अभिजीत, देखिए सरकार ने तो तमाम दावे किए और प्रशासनिक अमला भी फील्ड पर उतार दिया, ग्राउंड पर उतार दिया। वो जगह जगह जाकर छापेमारी और चेकिंग भी कर रहे हैं और लोगों से पैनिक ना करने की अपील कर रहे हैं। किसी तरीके की किल्लत नहीं है, ये भी बताया जा रहा है। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से भी सख्ती बरती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद आम उपभोक्ता लाइनों में खड़े होकर परेशान है। जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, इंदिरा नगर का इलाका, वहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग सुबह के 3 बजे से यहां पर लाइनों में लगे और 9 बजे उन्हें बताया गया कि आज गाड़ी नहीं आने वाली है। अब ये सिलेंडर के लाइन आप देख लीजिए, तमाम लोग सुबह के 3 बजे, 6 बजे, 7 बजे से ये सिलेंडर के लाइन लगाकर यहाँ पर खड़े थे, लेकिन उनको 9 बजे ये जानकारी दी जाती है कि आज कोई गाड़ी नहीं आएगी और सिलेंडर नहीं मिलेगा, जिसके बाद वो निराश होकर यहाँ से लौट जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद कम से कम 50 लोग अभी भी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। उनका कहना है कि उन्हें सिलेंडर के बिना कोई उपाय नहीं है, रसोई में खाना ही नहीं बन सकता, तो फिर वो कहाँ जाएँ। यानी कि वो शाम तक को भी इंतज़ार करने के लिए तैयार है। उनका कहना है कि जब भी गाड़ी आएगी वो सिलेंडर लेकर भी जाएंगे। यहाँ पर तमाम भीड़ है, उनसे बातचीत भी करेंगे। महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या जानकारी आपको दी गई है? कितने बजे से खड़े हैं आप? सर 3 बजे आया था मैं और अभी 8:30 बजे वहाँ जाकर गोदाम पर पता किया गया तो वो क्लियर नहीं कर पाएगी ये आएगी कि नहीं आएगी। आप रुकना चाहो रुको, जाना चाहो जाओ। क्लैरिटी नहीं है उनकी तरफ से। क्या कहा गया? देखिए अभी तो यही कहा गया है कि गाड़ी आने का कोई कंफर्मेशन नहीं है कि आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है। अब प्रॉब्लम ये है कि आदमी अपना काम छोड़ के यहाँ पे आ रहा है, लंबी लाइन में लग रहा है और लाइन में लगने के बाद कोई एजेंसी का आदमी आके यहाँ पे ये कंफर्मेशन नहीं दे रहा ऑफिशियली कि आप जाइए या रुकिए। तो अभी ये प्रॉब्लम ये है कि अभी जितने लोग चले गए हैं कल फिर सुबह आएंगे और जितने लोगों की छुट्टियाँ कल होंगी कल फिर आएंगे, लाइन और लंबी होने वाली। कल छुट्टी पे ज्यादा भीड़ रहेगी। एक बात बताइए, प्रशासन की तरफ से कोई आया कहने के लिए कि कोई किल्लत नहीं आपके घर? कोई नहीं आया प्रशासन की तरफ से कि यहाँ पे गैस उपलब्ध है चाहे नहीं है। सिर्फ ये बोला जा रहा है कि गाड़ी आएगी तो मिलेगी। अच्छा। अब गाड़ी कब आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल। अब देखिए संख्या में लखनऊ में भी लोग गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं, कहीं कोई कंफर्मेशन नहीं है कि उन्हें वाकई में सिलेंडर मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। भोपाल से हमारे संवाददाता शुभम ने भी कुछ ऐसी तस्वीर दिखाई, दिल्ली से विवेक ने भी कुछ ऐसी तस्वीर दिखाई, लखनऊ में भी हम देख रहे हैं कि कतारें लगी हैं। सवाल यह है कि तमाम आश्वासन अधिकारियों के भरोसे के बावजूद ग्राउंड पर ऐसी सिचुएशन क्यों है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इन तस्वीरों के लिए। और देखिए बगदाद में यूएस एम्बेसी पर बड़ा हमला हुआ। इस बीच एक और खबर आपको बता रहे हैं, यूएस दूतावास का डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हो गया है। ईरानी ड्रोन से हमले के बाद यहां आग लग गई। तो यूएस दूतावास का डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हो गया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर हमला किया गया। बगदाद में यूएस एम्बेसी को टारगेट किया गया, ड्रोन से हमला किया गया ईरान की तरफ से। और ईरान युद्ध पर ट्रंप का बहुत बड़ा दावा, ईरान के समझौते का प्रस्ताव खारिज किया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, युद्ध ईरान बुरी तरह हार रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा करते हुए ये कहा, ईरान के समझौते का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा और ये दावा किया गया, बताया कि ईरान युद्ध बुरी तरह हार रहा है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से यह दावा किया गया। इससे पहले कई बयान उनके सामने आ चुके हैं कि ईरान का प्लान था इजराइल को तबाह करने का और नक्शे से मिटाने का। इसके तहत हमले तेज किए जा रहे हैं। और इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप का ईरान को लेकर बहुत बड़ा दावा सामने आया है। ईरान की नेवी और एयरफोर्स पूरी तरह से तबाह, ये ट्रंप ने कहा है, ये दावा किया है। ईरान के नेतृत्व को 2 बार खत्म किया गया, ये ट्रंप ने दावा किया है।